हाय गाइस। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर इन आईकेएस के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने बहुत सारे ब्रांचेस देखे हैं कि जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम में उनके प्रिंसिपल्स क्या है, थियोरीज कैसे काम करती है और कौन से प्रिंसिपल इन्वेंशंस हमें दिखाई देते हैं, इस बारे में हमने बात की थी। अब पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू टच two different, or we can say two interrelated branches. One is engineering, which is called as abhiyantriki. Okay, abhiyantriki. And one is architecture, which is called as sthapatya shastra. Okay, so इन दो ब्रांचेस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्थापत्य शास्त्र है, ये हमें क्या बताता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो अगर आपने ये वर्ड देखा स्थापत्य, ओके, स्थापत्य, एक्चुअली it is related with one profession, okay, and that particular person or group of those persons is known as sthapati, okay, and sthapati means architect. और जो इन लोगों का नॉलेज है, स्थपति जो काम करते हैं, दैट पर्टिकुलर नॉलेज और दैट पर्टिकुलर नॉलेज सिस्टम इज नोन एज स्थापत्य शास्त्र. ओके, इन दिस पर्टिकुलर वे वी कैन स्टडी दिस. सो एक्चुअली इसमें संस्कृत वर्ड आता है, संस्कृत रूट आता है, दैट इज था, दैट मीन्स टू स्टैंड. ओके, कि हर एक चीज जो खड़ी रहती है, जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट कम्स इन स्थापत्य शास्त्र. सो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो स्थापत्य शास्त्र ये उपवेद है. हमने पहले बात की थी इस बारे में कि 4 वेद होते हैं, उनके उपवेद होते हैं, राइट. तो स्थापत्य वेद या शिल्प वेद, ये उपवेद कहाँ गया, राइट. एंड उपवेद इज नथिंग बट द अप्लाइड फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल्स which we can found in Vedas, right. सो ये उपवेद है, इसका उपवेद में कंसिडरेशन होना चाहिए. ये जो सारी संकल्पना है, ये जो सारी थियरी है, ये बाद के लोगों ने दी होगी. पर अगर हम देखेंगे तो कुछ खड़ा करना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, ओके, कुछ प्रोड्यूस करना, ये लोगों की जरूरत है, राइट. इसलिए अगर आप शिल्पवेद भी अगर कहते हैं ना, तो शिल्पवेद में या शिल्प शास्त्र में जो रूट आता है ना, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है शिल, ये रूट आता है, उसका मतलब होता है कि टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन. तो शिल्पवेद में हर वो चीज आती है जो जिंदा रहने के लिए मनुष्य को काम में आएगी, राइट. तो ये सारी जो कुछ भी ब्रांच है ना, तो ये कुछ इस तरह से खड़ी है. तो आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कहीं कहीं स्थापत्य ये वर्ड दिखाई देगा, ओके, कहीं कहीं आपको शिल्प ये वर्ड दिखाई देगा. और अगर पर्टिकुलरली आप वास्तुशास्त्र के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको उसमें दिखाई देगा ये टर्म वास्तु. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी दैट अगर वास्तु के बारे में बात करेंगे तो ये कंसेप्ट भी बहुत पुरानी है, क्योंकि ऋग्वेद में आपको एक देवता दिखाई देती है, दैट इज वास्तुष्पति. ओके, जो वास्तु की देवता होती है, वास्तु का जो अधिपति होता है, इस नाम से वास्तुष्पति की कंसेप्ट ऋग्वेद में भी आती है. सो वी कैन इजीली से कि कुछ निर्माण करना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से चली आ रही है. ओके, सो अगर इस पर्टिकुलर नॉलेज ब्रांच के बारे में बात करेंगे तो इसका स्कोप क्या है. तो एक मकान खड़ा करने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी इसमें आती हैं, सारी. सो लैंड एग्जामिनेशन, मटेरियल एग्जामिनेशन, ओके, फिर अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शंस, उसके पैटर्न्स, उसके कन्फर्मेशंस, ये सारी सारी जो जो चीज़ें हैं ये इसमें आएगी. सो जो कुछ भी आप देखते हो कि एक वास्तु निर्माण करने के लिए या कुछ भी खड़ा करने के लिए जो जो भी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत यहाँ पे आएगी. ओके, तो हम अगर आगे जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये जो वास्तु है ना,
तो इसमें 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं. ओके, सो विच आर दोज एस्पेक्ट्स? सो उसमें से एक है प्रासाद. ओके, देन सेकंड इज शयन, देन थर्ड इज यान, and fourth one is bhumi. Okay, so ये 4 एस्पेक्ट्स इसमें आएंगे. तो प्रासाद जो है ये बड़े बड़े जो मकान होते हैं, बड़े बड़े जो पैलेसेस होते हैं, इनके बारे में प्रासाद बात करता है. शयन क्या है? शयन मीन्स छोटे छोटे जो प्राइवेट रूम्स होते हैं, शयन गृह जिसको बोलते हैं, बेडरूम्स. ओके, तो उसके जो इंटरनल्स है इसके बारे में ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट बात करेगा. यान मीन्स व्हाट? यान मीन्स व्हीकल्स. ओके, यान मीन्स व्हीकल्स. और ये जो भूमि है, तो इसमें जो कुछ भी दुर्ग या ये जो सारी चीज़ें हैं जो लैंड पे खड़ी हो जाती है, वो सारे जो एस्पेक्ट्स है वो भूमि में आ जाएंगे. सो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर नॉलेज ब्रांच इज कंसिडर्ड, इफ वी आर गोइंग टू से दिस इन मॉडर्न वे, ये एक वोकेशनल नॉलेज है. ओके, ये एक वोकेशनल नॉलेज है जो हम किस एरिया में है, ओके, किस सराउंडिंग में है, हमारे आसपास क्या अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. ओके, तो इसलिए अलग अलग रीजन में आपको अलग अलग टाइप के जो ग्रंथ है वो दिखाई देंगे. So this is the basic idea, and this Vastushastra does not talk about only construction, okay, but it talks about aesthetics also. So इसमें कंस्ट्रक्शन कैसा किया जाए वो तो बताते ही है, पर उसका इंटीरियर कैसा होना चाहिए, ओके, इसमें एस्थेटिक्स का व्यू कैसा होना चाहिए, to beautify that particular construction what we can do. So in this way all these things are considered in Vastu Shastra. Okay, so in this way this is not just a ritualistic knowledge branch, but it is very practical. It is very we can say such a knowledge branch which is thinking about the surroundings. So इसके ऐसे बहुत सारे aspects आप लोगों को दिखाई देंगे. So if we are going to talk about शिल्प शास्त्र, ओके, भृगु शिल्प संहिता का जो क्लासिफिकेशन है, इसके अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो वास्तुखंड नाम का खंड आता है. हमने पिछले वीडियो में ये पहले से देखा है. ओके, तो इस वास्तुखंड में 3 पार्ट्स आएंगे. तो इसमें से एक है वेश्म शास्त्र, और एक है जो है प्राकार शास्त्र, प्राकार शास्त्र, और एक जो है वो है नगर रचना शास्त्र. ओके, सो ये जो 3 ब्रांचेस है ना, ये वास्तुखंड में आती है. तो हम देखते हैं कि हर एक एस्पेक्ट में क्या क्या आता है. सो वेश्म शास्त्र क्या है कि वेश्म यानी कि बड़े बड़े मकान. ओके, तो इसमें बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जिसमें अगर आप मोहनजोदारो का देखेंगे तो इसमें आप जो आज के पाकिस्तान में आता है, जो विजयनगर का एक्सकवेशन हुआ था, कि उसमें बहुत सारे क्या थे, चौराहे थे, राइट. तो बहुत सारे बड़े बड़े मकान, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे चौराहे. इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन पहले हुआ था. ओके, सो बड़े बड़े जो किंग्स लोगों के पैलेस है वो वहाँ पे आते हैं. प्राकार शास्त्र जो है ना, इसमें ऐसे कंस्ट्रक्शंस आते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाए. ओके, जैसे फोर्ट्स है, तो इसमें वेपन्स का भी बहुत सारा नॉलेज इस पर्टिकुलर ब्रांच में इंक्लूडेड है. ओके, तो इस तरह से जो फोर्ट्स है, लैंड फोर्ट्स है, सी फोर्ट्स है, वो जो सारे हैं वो इसमें आएंगे. फिर
नगर रचना शास्त्र जो है, इसमें जिसको हम आज की लैंग्वेज में टाउन प्लानिंग बोलते हैं, ओके, टाउन प्लानिंग, विलेज प्लानिंग, ये कैसे किया जाए, ये इस पर्टिकुलर ब्रांच में आएगा। तो इसके अंडर क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे कि एक टाउन बनाने के लिए या एक विलेज के लिए सिलेक्ट करने के लिए जो आप लैंड चूज करोगे वो कैसी होगी, ओके। तो बीच में रोड्स कैसे होने वाले हैं, उनके टाइप्स क्या होंगे, अगर टेम्पल्स हैं तो उनका लोकेशन क्या होगा, ओके। बड़े बड़े पैलेसेस कहाँ होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहाँ पे होंगी, ओके। कोर्ट्स कहाँ पे होने वाले हैं, फिर आपके जो मार्केट्स है, मार्केट प्लेस क्या होने वाली है, राइट। तो इस तरह से ये जो पूरा प्लानिंग है ये इस पर्टिकुलर ब्रांच में होता था, ओके। सो अगर इस ब्रांच के बारे में, ये जो वास्तुखंड का डिवीजन है, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए और इन जनरल आपको देखना है, तो यू कैन सी रामायण, महाभारत, शुक्र नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र। सो इन सारे बुक्स में आपको क्या मिलेगा, आपको ये सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से मिल जाएगा। तो अगर समझो कि एक स्थपति है, एक आर्किटेक्ट है, उसको काम करना है, तो वो कैसे काम करता था इस बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे ना एक थियोरी वो लोग यूज करते हैं जो हमको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अल्पदोषम, इन संस्कृत वो कहते हैं अल्पदोषम बहुगुणम, अल्पदोषम बहुगुणम कार्यकर्मं प्रयत्नतः, कार्यं कर्मं प्रयत्नतः, ओके। सो इस कोटेशन का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हो या कुछ भी मटेरियल आप सिलेक्ट करते हो ये फ्री ऑफ डिफेक्ट्स है। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी चीज़ सिलेक्ट करो, कोई भी मटेरियल सिलेक्ट करो, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ दोष उसमें होगा, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, तो डिफेक्ट होगा। पर आपको ऐसे मटेरियल चूज करना है कि जिसमें कम से कम डिफेक्ट्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा गुण हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्चूज हो। ऐसी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है और वो जो चीज़ है वो वास्तु निर्माण के लिए आपको यूज़ करनी है। सो प्रयत्नता, दिस प्रयत्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स use your skills, use your knowledge, use your experience, and knowledge, experience and skill. So by using all these three aspects, choose the best suited thing for the construction, ओके। सो इस तरह से ये थियरी ये लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके लिए वो क्या क्या एस्पेक्ट्स लगाते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि उनके एस्पेक्ट्स जो थे वो क्या थे। सो सबसे पहले वो चुनते थे कि लोकेशन, लोकेशन कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कुछ भी लोकेशन आप लोग चूज करने वाले हो वो कैसे होना चाहिए। सो सबसे पहले उनका क्राइटेरिया होता था कि टाइप ऑफ लैंड, ओके, टाइप ऑफ लैंड, लैंड कैसी है, ओके, और उसका सराउंडिंग क्या है, विच टाइप ऑफ लैंड इज गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग मेजरमेंट्स या बहुत सारे अलग अलग थियोरीज हमारे एंशियंट टेक्स्ट में दिखाई देंगे। इसमें से एक आपको बताती हूँ, अश्वलायन गृह सूत्र जो है, ओके, उन्होंने एकदम सिंपल सी टेक्निक बताई है कि जो लैंड आपको लगती है कि ओके दिस लैंड आई कैन यूज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन, सो पोटेंशियल लैंड लो, वहाँ पे गड्ढा जो है वो बनाओ और वो गड्ढे की जो मिट्टी है वो बाहर निकालो, फिर वो जो गड्ढा है वो पानी से भर दो और ये शाम को करो, जो आपका सनसेट है उस टाइम पे ये काम करो और सनराइज तक वेट करो। सनराइज होने के बाद जाकर देखो पानी का लेवल क्या है, ओके। अगर पानी जो है वो पानी की लेवल कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लैंड है वो पोरस है, राइट। तो वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो अगर उसमें आप कुछ खड़ा करोगे तो वो जो लैंड है वो पोरस है, वो कंस्ट्रक्शन को पूरा का पूरा स्टैंड नहीं कर पाएगी, ओके। अगर पानी जो है वो वैसा कि वैसा है, ऐसी बहुत कम लेवल नहीं हो गई है, ठीक है, थोड़ी तो मिट्टी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी ही, पर बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, तो यू कैन सेलेक्ट दैट लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके।
तो इस तरह से उसकी जो पोरोसिटी है वो ये लोग मेजर करते थे, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। ओके, कंस्ट्रक्शन बियरिंग कैपेसिटी उस लैंड की कैसी है, कितनी है। ओके, फिर और एक टेस्ट करते थे, वो जो गड्ढा है ना उसमें वो जो मिट्टी है वो फिर से भर दो। ओके, अगर वो जो मिट्टी है उसकी लेवल उतनी ही रह गई तो वो जो लैंड है वो मीडियम क्वालिटी की लैंड है, दैट मीन्स इट इज़ मीडियम टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट लैंड। ओके, अगर वो जो मिट्टी है ये ऊपर से रह गई, ओके, तो वो जो लैंड है दैट इज़ नॉट करेक्ट फॉर योर कंस्ट्रक्शन। ओके, सो इन दिस वे उन्होंने ये सिंपल सिंपल सी टेक्निक करके, ये जो यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये लैंड सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बना के रखा था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच टाइप ऑफ लैंड यू आर चूजिंग फॉर योर कंस्ट्रक्शन। देन सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी। ओके, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और कितना पास है आपका वाटर। ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे लैंड चूज करो जहाँ पे वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको पास मिले। ओके, फिर उसमें प्लांटेशन कितना है, विच टाइप ऑफ प्लांटेशन यू कैन फाइंड इन दैट लोकेशन। ओके, देन ह्यूमन जो उसका ये है अपियरेंस है वो कैसा है, लोगों के घर है कि नहीं वहाँ पे। ओके, तो ये एक बात वो चेक करते थे। फिर उसमें और एक बात थी कि स्लोप कैसा है, राइट, लैंड का स्लोप कैसा है। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड इज इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो क्या है। फिर फ्लो ऑफ वाटर क्या है, फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो डायरेक्शन। ओके, उसके डायरेक्शन क्या है। सो ये चेक करते थे, राइट। सो while choosing the location these things are important. Okay, so when location is chosen, okay, then second thing is examination of land. ओके, एग्जामिनेशन ऑफ लैंड, एग्जामिनेशन नहीं किया तो नहीं चलता है। ओके, उसका जो एग्जामिनेशन है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। ओके, तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी पोरोसिटी कितनी है, वो जो उसका सरफेस एरिया कैसा है, वो कितना हेवी कंस्ट्रक्शन जो है वो बियर कर सकती है। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स दे कम इन एग्जामिनेशन ऑफ लैंड। ओके, देन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो क्या है। सो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है कि कैसा उसका कलर है, टेक्सचर है। ओके, तो उसमें उसका एज क्या है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। ओके, फिर जो आपने चूज किया है उस पे कुछ संस्कार किए जाते थे, उस पे कुछ प्रोसेसिंग कर जाती थी। ओके, तो अगर एकदम सी सिंपल चीज भी अगर आप लोगे ना तो उसमें भी उस पे भी 4 संस्कार करने चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज है तो 16 टाइप ऑफ प्रोसेसिंग यू शुड डू। देन सेकेंडरी चीज है तो इम्पोर्टेंट अगर है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए 24 टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर देयर। अगर सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री अगर है तो उसके लिए उन्होंने काउंट दिया है कि एक्चुअली इसके लिए 24 है, इसके लिए 16 है। ओके, इसके लिए 16 है। और अगर इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सो नेग्लिजिबल थिंग है, कहीं भी अगर यूज़ कर सकते हैं, पर वो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए 4 टाइप ऑफ प्रोसेसेस दे हैव सिलेक्टेड। ओके, तो इस तरह से सारे जो कंपोनेंट्स है जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ करने वाले हो दे शुड बी ऑफ इक्वल क्वालिटी, उनकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। सो टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी
to maintain the uniformity, this thing was important. Okay, so इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये इम्पोर्टेंट था. ओके, और फिर इसके बाद आता है दैट मीन्स थिंग्स ऑफ एस्थेटिक्स. ओके, तो डिज़ाइन करने के लिए या वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, इसके लिए कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट थी. कि सिर्फ कुछ अगर आप लोगों ने वहाँ पे खड़ा कर दिया, ओके, पर वो बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है, ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं है. सो जो कुछ भी ये लोग तैयार करते थे वो इक्वली ब्यूटीफुल था, वो इक्वली अच्छा था, इस तरह से आपको दिखाई देगा. ओके, सो अगर ऐसा है कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट आ जाए, ओके, और आपको पढ़ना है, आपको देखना है कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो नॉलेज है, ये कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए कौन से बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हो. तो जैसे कि अभी हमने बात की, तो पहला बुक जो है इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आश्वलायन गृह्य सूत्र. ओके, सो आश्वलायन गृह्य सूत्र जो है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है वो मिलेगी. ओके, वैसे ही गोभिल गृह्य सूत्र है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो गोभिल गृह्य सूत्र है. फिर शांखायन गृह्य सूत्र है. फिर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलेगी. शतपथ ब्राह्मण इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. फिर आपको अष्टाध्यायी में कुछ बातें आएगी. ऑल्सो यू कैन सी शाला निर्माण सूक्त आपको अथर्ववेद में दिखाई देगा. ओके, अथर्ववेद का जो पर्टिकुलर शाला निर्माण सूक्त है, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन वैदिक पीरियड. सो वेद में अगर आप देखेंगे तो गृह, कौन से वर्ड्स आते हैं वेद में, गृह, देन क्षेत्र, फिर और देखेंगे तो वेश्म, हर्म्य, इस तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल वर्ड्स आते हैं. ओके, पर शाला ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, ये अथर्ववेद में आता है. सो इन दिस वे अथर्ववेद में भी आपको शाला निर्माण सूक्त मिलेगा. फिर त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, तो उसमें भी आपको ये इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बात मिलेगी. फिर अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र आप देखते हो, सो कौटिल्य अर्थशास्त्र में आपको जो नगर विधान है, नगर रचना, दुर्ग विधान है, तो इसके बारे में, टाउन प्लानिंग कैसे करना चाहिए, इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. फिर बृहद संहिता है जिसमें वास्तु पुरुष मंडल ये जो कंसेप्ट है ये एक्सप्लेन की है. दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ वास्तु. ओके, सो इसमें वास्तु पुरुष मंडल या रिचुअलिस्टिक सिर्फ प्रोसीजर हमको लगती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि सराउंडिंग का जो कुछ भी इफेक्ट हमारे वास्तु पे कैसे होता है इसका वो एक्चुअल नॉलेज है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग which needs special attention and special understanding. So if you are interested in this particular branch, this particular concept, then surely you can go deep into this particular knowledge branch. So अगर आगे आप लोग जाते हो तो आगम ग्रंथ है कुछ जिनमें आपको ये कंसेप्ट और इन डिटेल दिखाई देगी. फिर मयमतम है, मयमतम में आपको ये सारा पार्ट दिखाई देगा. फिर मानसार है, ओके, सम्रांगण सूत्रधार है. ये जो नाम है ये आपको फैमिलियर अब लगेंगे, क्योंकि जब भी हमने इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में या टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था तब हमने ये रेफ़र किया था. फिर वास्तु विद्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो
बुक्स है ये दैट पर्टिकुलर ब्रांच में या उस एरिया में ज़्यादा काम में लाए गए हैं, राइट. सो रीजन टू रीजन प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सराउंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, राइट. तो ये जो वास्तुविद्या है ये केरल में यूज किया जाने वाला ग्रंथ है. ओके. फिर अपराजित पृच्छा है. सो ये जो पर्टिकुलर बुक है अपराजित पृच्छा, सो ये पर्टिकुलर बुक राजस्थान, सौराष्ट्र, ओके, इसमें यूज की जाती है. सो राजस्थान, सौराष्ट्र, इस एरिया में ये अपराजित पृच्छा जो है वो यूज किया जाता है. फिर विश्वकर्म प्रकाश, ये जो बुक है ये विश्वकर्म प्रकाश जो है वो उड़ीसा एरिया जो है वहाँ पे रेफर की जाती है. ओके. फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे हमको कंस्ट्रक्शंस दिखाई देते हैं जो जिस स्थपति ने खड़े किए हैं, जिस आर्किटेक्ट ने वो खड़े किए हैं, उनके ग्रंथ भी हमको अवेलेबल होते हैं. मीन्स इफ we want to study this in detail, we can study the theories mentioned in that particular books, and we can verify these theories in those particular constructions, because those constructions are done by these authors, right. So ऐसे दो बुक्स हमको दिखाई देंगे. आउट ऑफ दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इज सूत्रधार मंडन. ओके. सूत्रधार मंडन. और इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ के हिसाब से कुंभलगढ़ जो है ना ये कंस्ट्रक्ट किया गया था. वैसे ही और एक इम्पोर्टेंट बुक है दैट इज ईशान शिवगुरु देव पद्धति. ओके. ईशान शिवगुरु देव पद्धति. ओके. सो ये एक पर्टिकुलर ग्रंथ है जिसके अनुसार, जिसको फॉलो करके बृहदेश्वर मंदिर जो है, जो अपने आप में एक अजूबा है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का. ओके. तो ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, ईशान शिवगुरु देव पद्धति. ओके. और इसका जो ऑथर है वो है ईशान शिवगुरु. ओके. और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने अभी तक जो कुछ भी देखा वो एक तो मंदिरों के बारे में लिखते हैं, नहीं तो बड़े बड़े किलों के बारे में लिखते हैं, दुर्ग के बारे में, नहीं तो प्रासाद के बारे में बात करते हैं. पर ऐसा एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जिसका नाम है मनुष्यालय चंद्रिका. मनुष्यालय चंद्रिका. ये ग्रंथ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है कि जो अकेला बेचारा सिर्फ मनुष्यों के घरों के बारे में बात करता है. ये बताता है कि ह्यूमन शेल्टर कैसा होना चाहिए. ओके. ह्यूमन होम्स कैसे होने चाहिए. नहीं तो बाकी के ये जो सारे बुक्स हमने देखे हैं ना, ये तो एक तो मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं. पर ये जो सिंपल हमारे जो होम्स होते हैं, राइट, तो ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ हमको कौन देता है? ये मनुष्यालय चंद्रिका देता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हमको मिलेंगे. राजवल्लभ वास्तुशास्त्र है, प्रासाद मंडन है, रूप मंडन है, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में ग्रंथ है जैसे अक्कर फेरुकृत वास्तुसार. ओके. सो ऐसे बुक्स हमको दिखाई देंगे. सो मैंने जैसे आपको बोला था बीच में, कहीं तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपको कहीं भी स्टडी करना है कि संस्कृत का जो कुछ भी नॉलेज सिस्टम है वो इन प्रैक्टिस कैसे चलता है, तो आपको कुछ ब्रांचेस अभी भी जिंदा मिलेगी. एक तो उसमें से ज्योतिष है, आयुर्वेद है, और एक है वास्तुशास्त्र. ओके. तो अभी भी इस तरह से प्रैक्टिस चलती है. ऐसे नहीं है कि ग्रंथों के अनुसार टू कॉपी पेस्ट प्रैक्टिस नहीं चलती. ओके. पर फिर भी अभी भी हम लोगों ने, हमारे जो एक्सपर्ट्स है इस ब्रांच के, तो इन्होंने ये जो सारा नॉलेज सिस्टम है उसका एक
कोई तो धागा है वो जोड़ के रखा है. ओके, सो एज अ स्टडी मॉडल, ओके, as a template we can say, you can refer this branch and you can see how practice in this particular branch is going on in the current scenario in modern aspect. Okay, so इस तरह से ये पूरा का पूरा जो स्थापत्य शास्त्र है, ओके, इस बारे में हमने यहाँ पे बात की है. तो आगे जाके हम लोग थोड़ा सा इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं. तो एक्चुअली इंजीनियरिंग भी हमारे शिल्प शास्त्र में ही आता है. तो अगर मॉडर्न इंजीनियरिंग के जैसा स्टडी करना है तो इस ब्रांच को हम बोल सकते हैं यंत्र शास्त्र. ओके, तो एक्चुअली ये से डिफरेंशिएटेड ब्रांच हमारे यहाँ पे नहीं है. ओके, पर ऐसा सेपरेटली यंत्र शास्त्र के ऊपर लिखा गया ग्रंथ इस तरीके से आपको ये नहीं मिलेगा. पर बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, जिसको हम लोग मशीन से बोल सकते हैं, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड सम प्रिंसिपल्स अबाउट इंजीनियरिंग. ओके, सो जो बाकी के शास्त्र है ना, उसमें आपको ये मशीनरी मिलेगी. जैसे अगर कृषि शास्त्र है, ओके, कृषि शास्त्र में के बारे में बात चल रही है, तो वहाँ पे आपको खेती के लिए जो ज़रूरी है ऐसे मशीन्स मिलेंगे. ओके, कौन से, तो आपको हल मिलेगा, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट मशीन सम वे. सो ये मिलेगा. या जो आपको खेती के लिए जो औजार होते हैं खेती के, ओके, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे. फिर जल शास्त्र का अगर आप रेफरेंस ले रहे हो, ओके, तो वहाँ पे आपको पानी निकालने के लिए, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मशीनरी मिलेगी. ओके, फिर आपको खनिज शास्त्र है, खनिज शास्त्र देखते हो तो वहाँ पे आपको हथौड़ा जैसा मिलेगा. ओके, सो मिलेबिलिटी यूज़ करने के लिए, वो प्रिंसिपल यूज़ करने के लिए मशीनरी मिलेगी. फिर अगर आप लोग साधन खंड में जाते हो तो व्हीकल्स के लिए आपको रथ, नौका, विमान, मत्स्य यंत्र ऐसे मशीन्स मिलेंगे. वास्तुशास्त्र में आते हो तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज़फुल है वो मटेरियल जो है उसको मशीन के फॉर्म में दिखाई देंगे आपको. प्राकार शास्त्र में आते हो, ओके, तो आपको वहाँ पे वेपन्स मिलेंगे. जैसे शस्त्र है, अस्त्र है, वो यहाँ पे मिलेंगे. नगर रचना शास्त्र है तो उसमें आपको दिशा दर्शक यंत्र, वायु यंत्र, इस तरह से यंत्र दिखाई देंगे. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों ने यंत्र का यूज़ किया है. अब यहाँ पे एक बेसिक टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि उनकी कंसेप्ट जो है इसकी ये क्या थी. ओके, तो हमको नॉलेज कैसे होता है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है उस तरीके से हमको नॉलेज होता है. तो ये जो पंच तत्व है, सो ये जो पंच तत्व है उनके गुण, ओके, और हमारे इंद्रिय, इसकी रिलेशनशिप क्या है ये एक बार देखते हैं. फिर मशीन्स का ये लोग कैसे यूज़ करते थे इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे. सो पंच तत्व जो है वो कौन से हैं? एक आकाश है, वायु है, ओके, फिर तेज है, जल है और पृथ्वी है. ये पंच तत्व रहे. फिर इनके गुण क्या है रिस्पेक्टिवली? इसका गुण है ध्वनि, ओके, इसका गुण है स्पर्श, वायु का गुण है स्पर्श, ओके, तेज का गुण है प्रकाश, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है गंध. फिर इंद्रिय अगर लेते हो तो वो क्या है? इसके है कान, त्वचा, नेत्र, जीभ या जिसको हम बोलते हैं जिह्वा, ओके, और नाक, राइट. सो इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड. सो जैसे हमारे नॉलेज के लिए ये पंचतत्व काम करते हैं और इन पंचतत्वों के गुण हम इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स से ग्रास्प करते हैं, इन दिस सेम वे यंत्र शास्त्र में भी ये सेम प्रिंसिपल कैसे यूज किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं. ओके, तो
तत्व क्या है, वही तत्व है। ओके, कौन से? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ओके, सो इसमें पृथ्वी में आपको क्या मिलेगा? पृथ्वी में मिलेगा आपको वैक्यूम। ओके, फिर जो आपका जल है वो एज फ्लूइड काम करेगा, राइट। आपका जो तेज है वो लाइटिंग का काम करेगा। वायु जो है वो कैसे है? वो एयरिंग का काम करेगा, एयर, राइट। और आकाश जो है ना, तो वो आकाश जो है एक्चुअली ये वैक्यूम का काम करेगा। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है ये सॉलिड या कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ओके, सो इन द सेम वे क्या होगा, यंत्रों के कौन से पार्ट्स इन प्रिंसिपल्स का यूज करके यूज किए जाएंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट इन लोगों ने कैसे दी है, देखो। अगर पृथ्वी है ना, तो इसका जो लीवर होता है, ओके, मशीन के जो लीवर होते हैं ना, तो वो पृथ्वी का काम करेगा। ओके, फिर जल होता है ना, तो वो जो जल है उसमें जो विल है वो पर्टिकुलर पार्ट काम में आएगा। जो तेज है इसमें क्या आएगा, इसमें जो बेल्ट्स होते हैं मशीन के वो इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, राइट। फिर वायु जो है वो गियर्स जैसा काम करेगा, इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे। और जो आकाश है जो वैक्यूम क्रिएट कर देता है, वहां पे सारे जो स्क्रूज है वो काम करेगा। मतलब ये इंटरप्रिटेशन है। अगर कोई इसमें और डिटेल में जाता है, ओके, तो वो क्या करेगा, वो इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रास्प कर सकता है, इस पे और ज्यादा जो है वो फोकस करके और नया एस्पेक्ट जो है वो जरूर दे सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन से जो एक्शन है वो सपोर्ट में आ जाएगी, कौन सी एक्शन जो है वो यहाँ पे यूजफुल रहेगी। सो अगर आपका स्क्रू है, ओके, तो वो वैनिशिंग के लिए काम में आएगा। सो एक्शन विल बी मारण। ओके, सो एक्शन विल बी मारण। ओके, तो अगर गियर है आपका तो एक्शन विल बी स्तंभन, कि आपकी जो एक्शन है ना उसको क्या करना, उसको कंपैक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, राइट। फिर वैसे ही काम जो आपका गियर है वो क्या करेगा, वो पूरा सेंट्रली कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा। सो दैट एक्शन कैन बी नोन एज, अगर वो लिक्विड है तो गियर्स वाला जो पार्ट है, ओके, या व्हील है तो उसको बोलेंगे वशीकरण। फिर अगर आपका लिवर है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर मतलब वो खींच लेगा, राइट, तो उसको बोलते हैं उच्चाटन, राइट। और किसी को अगर क्या करना है, एकत्रीकरण करना है, ओके, यूनिफाइड करना है, तो उसको बोलेंगे जारण। सो ये जो सारी क्रियाएं हैं ना, ये इस तरह से इस मशीन में काम करेगी। सो एक्चुअली द सेम वे कि जिस पंचतत्व पे हमारी बॉडी काम करती है ना, उसी पंचतत्व में बेसिक मशीन जो है वो काम करेगा। ये एक्चुअली आइडिया है। ओके, सो जैसे कोई भी मशीन चलाने के लिए क्या लगता है, एनर्जी सोर्स लगता है, राइट। तो एनर्जी सोर्स के लिए यहाँ पे क्या यूज करते थे कि प्लांट ऑयल जो है, ओके, या एनिमल पावर जो है उसका यूज करके मशीन जो है वो चलाते थे, राइट। सो इन दिस वे मशीनरीज और जो कुछ भी यंत्र है उनकी कंसेप्ट हमारे शास्त्रों में इस तरीके से आती है। ओके, सो इसके कुछ थियोरीज भी है कि कौन सी थियोरीज इस पे काम करती है। सो थियोरी ऑफ यंत्र शास्त्र अगर हम देखेंगे तो वो क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट थियोरी जो इन्होंने हमको बताई है वो ये है कि
जो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रूमेंट. सो जैसा इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करोगे वैसा इफेक्ट आपको मिलेगा. तो जितनी पावर, जितना टाइम, जितना पैसा आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स पे खर्च करते हो उस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा. Okay, so your gain is dependent upon the investment, right? So gain investment relationship. So in simple language, it is nothing but gain investment relationship. Then second is period is always changing. Okay, so if you are going to manufacture one machine today, okay, then its need, its form, okay, its importance, it will change after a certain time. So you should ready to accept such change. Okay, so period is always changing. Okay, always keep this in mind. फिर और एक उन्होंने बताया है कि ओरिजिनल कंडीशन क्या थी. ओके, दैट शुड बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड. सो इट्स ऑल अबाउट द ओरिजिनल कंडीशन मेमोराइजेशन. क्योंकि जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप लोग उस मशीन में करने वाले हो उस टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ओरिजिनल जो कुछ भी कंडीशन थी वो क्या थी. ओके, पास्ट एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हो तो आपको क्या मिला था उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उस हिसाब से आपको मॉडिफिकेशन जो है वो करने हैं. ओके, सो दैट वाज इम्पॉर्टेंट. फिर आपको ऐसा चेंज करना है कि ओरिजिनल फॉर्म जो है ना उसका वो हैम्पर नहीं होना चाहिए. राइट, सो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव या ओरिजिनल ब्यूटी जो मशीन की है, ओरिजिनल वर्किंग है, सो दैट शुड नॉट बी हैम्पर्ड. ओके, सो maintenance of original form is necessary. Okay, so और जो मेथड है और जो इम्पोर्टेंट थियोरी है जो हमने अभी वास्तु के ब्रांच के बारे में भी देखी थी कि ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं होती जो डिफेक्टलेस है. डिफेक्ट तो होते ही है. ओके, पर आपको सिलेक्ट क्या करना है कि लेस टू लेस, एकदम कम से कम क्या होना चाहिए, तो उसमें दोष होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए. सो सिलेक्ट द थिंग्स विच इज मोस्ट सूटेड या वी कैन से बेस्ट सूटेड. ओके, बेस्ट suiting material, best suitable material, we will say best suitable material. ओके, सो इस तरह से क्या है कि इस तरह से आपको क्या करना है, थियोरीज जो यंत्र की बताई है वो आपको यूज करके मशीन्स का जो कुछ भी निर्माण है वो करना है. ओके, सो ऑल्सो they have given some criteria that should be considered. So उसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया है that is वर्ण. Okay, वर्ण means what are the natural properties present in that material which you are going to use in the construction of a we can say machine. Okay, natural उसकी श्रेणी क्या है. फिर आता है उसका लिंग, ये भी कि जब आपने उसको मैन्युफैक्चर किया था, राइट, तब वो कैसा था. फिर एज, उसका एज क्या है जिसको आप बोलेंगे वय. ओके, फिर मतलब आफ्टर सर्टेन मशीन भी एज होता है, राइट. सो
2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, इस तरह से कि उसका एज क्या हो गया। फिर उसकी अवस्था क्या है, कौन से सिचुएशन में अभी वो है। फिर आएगा बलाबल। ओके, सो उसके फीचर्स क्या है और उसके लिमिटेशंस क्या है। सो बलाबल इज नथिंग बट फीचर्स एंड लिमिटेशंस। ओके, वो क्या है। एंड और एक बात, उसका लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे उस पर्टिकुलर मशीन का आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज उसकी योग्यता क्या है, राइट, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। सारे मशीन सारे जगहों पे काम नहीं करते, राइट। सो इस तरह से एक्चुअली ये जो सारी बातें हैं ना, ये अगर आप वास्तु के लिए भी एप्लीकेबल करना करना पसंद करोगे तो वहां पे भी एप्लीकेबल है, राइट। तो इस तरह से ये जो सारा पार्ट है उसके कुछ एस्पेक्ट्स है, ये यहाँ पे फोकस इन लोगों ने किए हैं। ओके, सो इन दिस वे ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका एज, उसका वर्ण, उसके नेचुरल प्रॉपर्टीज। सो मशीन्स में जो कुछ भी मटेरियल आप लोग यूज कर रहे हो, तो वो यूज करते समय उसकी नेचुरल जो प्रॉपर्टी है वो कैसे इन्हांस की जाए, एंड थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम वो अगर जब उसमें डिमिनिश हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से चीजें हैं वो यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। इस तरीके से ये जो शास्त्र है ये यहाँ पे डेवलप हो गया है। सो इस तरह से अगर आप किसी भी मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर देखते हो तो उसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, तो उसमें से सबसे पहला होता है बीज, फिर दूसरा है कीलक, और तीसरा है शक्ति। ओके, सो बीज क्या है, सो इट्स प्रोड्यूसर ऑफ एक्शन, मशीन वर्क इसकी वजह से करता है। ओके, सो कीलक क्या है, इट्स द जॉइंट ऑफ पावर एंड वर्क। ओके, और शक्ति क्या है, इट्स एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ मशीन। ओके, सो एबिलिटी ऑफ डूइंग द वर्क। ओके, सो ये इस तरीके से ये एक यंत्र में ऐसे पार्ट्स होते हैं। ओके, और बाकी का तो फंक्शन जो है, बाकी के जो हमने पंच महाभूत जो है, तो उनके तरीके से हमने तो देखा था कि बाकी हर एक जो एलिमेंट है वो कैसे है, जैसे लीवर है, फिर पुली है। ओके, जिसको इन्होंने चक्र बोला है, राइट। देन व्हील है, टूथ व्हील होता है, राइट। देन एक है तो उसको इंक्लाइंड प्लान्स बोला है। ओके, सो इंक्लाइंड प्लान्स एक बात है, और एक जो है वो स्क्रू है। ओके, सो ये वाला जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया है, सो ये आपको यंत्रार्णव जो ग्रंथ है। ओके, सो ये एक्चुअली दीज आर दी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ यंत्र। सो ये जो आपको क्लासिफिकेशन है ये यंत्रार्णव नाम के ग्रंथ में मिलेगा, राइट। सो इस तरीके से आपको डिफरेंट ऐसी ब्रांच नहीं मिलेगी यंत्र शास्त्र नाम की, पर जरूर आपको ये मिलेगा कि अलग अलग जो ब्रांचेस हैं इसमें क्या मिलेगा,
कैसे जो मशीन्स है वो यूज़ करते हैं। ओके, तो जलशास्त्र के लिए पानी के रेफरेंस से कौन से मशीन्स है। ओके, जैसे उसके पावर सोर्स के बारे में, जैसे टरबाइन के बारे में समरांगण सूत्रधार के 31 अध्याय में कहा है कि बहती हुई जलधारा का भार तथा वेग का शक्ति का जो उत्पादन हेतु है वो हाइड्रोलिक मशीन में उसका यूज किया जाता है। जैसे जलधारा वस्तु को घुमाती है और ऊंचाई से धारा गिरे तो उसका प्रभाव बहुत होता है और उसके भार और वेग से वो कैसे अनुपात में घूमती है और उससे शक्ति उत्पन्न होती है। राइट। सो इस तरीके से जो जलशास्त्र रिलेटेड चीजें हैं जिसका हम मशीनरी के तौर से यंत्र शास्त्र के दृष्टि से क्या कर सकते हैं, तो स्टडी कर सकते हैं। सो महर्षि भरद्वाज रचित जो विमान शास्त्र है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ग्रंथों का क्या मिलेगा, तो यूज मिलेगा। अगर आपको और इसमें डिटेल में जाना है तो यंत्रार्णव है, यंत्राध्याय है, ये तो आप देख ही सकते हो। पर एक इम्पॉर्टेंट बुक है समरांगण सूत्रधार। ओके, तो समरांगण सूत्रधार जो राजा भोज ने लिखा हुआ ग्रंथ है, राजा भोज, तो इसका जो 31 चैप्टर है, 31 चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा यंत्र शास्त्र को डेडिकेटेड है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा यंत्र विज्ञान के क्षेत्र में एक पीक पॉइंट है। बहुत सारे यंत्रों का वर्णन है और यही नहीं, तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि लकड़ी के वायुयान, यांत्रिक कोटमैन या सिपाही। ओके, सो ये पढ़ते वक्त आपको ज़रूर एक मॉडर्न रिलेवेंट चीज याद आएगी जिसको हम रोबोट के नाम से जानते हैं। सो यंत्र मानव जिसको बोलते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको जरूर उसमें दिखाई देगा। सो दैट 31st चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सी द ग्लांस ऑफ यंत्र शास्त्र इन आईकेस। ओके, सो विथ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी विल स्टॉप इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने यंत्र शास्त्र और आर्किटेक्चर जो है, ओके, जिसको हम शिल्प शास्त्र या स्थापत्य शास्त्र कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी आवर लास्ट वीडियो इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, और फिर हम अगले मॉड्यूल में जाएंगे। सो इस मॉड्यूल का एज नॉलेज ब्रांच ये लास्ट वीडियो था। अब जो आगे का एक वीडियो बचा है उसमें हम लोग थोड़ा इथिक्स, मोरल वैल्यूज इन आईकेएस इस ब्रांच के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, विच विल बी द इंटरप्रिटेटिव नॉलेज। ओके, नॉट गिवन डायरेक्टली। So we will stop here and see you in the next video. If you have any kind of question, then please feel free to ask me. See you. Bye. Thank you.